हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज के अगले अध्याय में देखेंगे कि अमेरिका की संवैधानिक योजना क्या है। ओके, हमने ब्रिटिश की संवैधानिक योजना पढ़ लिया कि ब्रिटिश की संसद प्रणाली कैसी है, वहाँ के न्यायालय कैसे हैं। ओके, वहाँ के राजतंत्र क्या था, लोकतंत्र में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें हमने पहली क्लास में देख लिया। ओके, यानी इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और भी बच्चों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें। ओके, और किसी भी तरह के सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे अमेरिका की संवैधानिक योजना। ओके, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है। याद रखना बच्चों, अमेरिका जो है 1783 में 1783 में एक संधि हुई थी, जहाँ पे फ्रांस और स्पेन ने किसने किसने फ्रांस और स्पेन ने अमेरिका उपनिवेशों का साथ दिया था। और ये जो था, ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। याद रखना, पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा हुआ था, जहां पे 13 स्वतंत्र राज्यों के समझौते के रूप में इस संविधान का निर्माण हुआ था। यानी 13 अमेरिकी उपनिवेशी थे जो स्वतंत्र घोषित हुए थे। इसीलिए इनकी जो प्रकृति है वो संघात्मक है। पहले क्या था कि पहले ये परिसंघ था। मैंने आपको बता दिया परिसंघ, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक क्या है। इसके लिए आपको पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा। ओके, तो पार्ट 1 नंबर 1 का जो डिस्क्रिप्शन है आपको लिंक में दे दिया गया है। अगर किसी को परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक का डिफरेंस नहीं पता, वहाँ पर वो देख सकता है। अब क्या हुआ कि जब पहले तो परिसंघात्मक था, लेकिन अब नहीं, अर्थात राज्यों को संघ से पृथक होने की शक्ति अब नहीं है। यानी पहले क्या था कि परिसंघात्मक में कि जो भी राज्य होते थे वो किसी भी तरीके से, यानी वहाँ पे परिसंघात्मक में सहमति से काम होता था। संघात्मक में क्या होगा कि जो केंद्र है वो अधिक शक्तिशाली होगा उनके राज्यों से या प्रांतों से। ओके, तो संघात्मक है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ओके, अगला देखते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र अध्यक्ष प्रणाली पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन की जो प्रणाली है लोकतांत्रिक, वो है संसदीय प्रणाली पे। ओके, तो अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या डिफरेंस है बच्चों। जो संसदीय प्रणाली होता है वहाँ पे वास्तविक में राष्ट्रपति राजा नहीं होता, यानी वहाँ पे बस नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। इसी तरीके से अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रपति वास्तविक राजाध्यक्ष होता है। यानी जो भी यहाँ पे काम करता धरता है वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका की कार्यपालिका का प्रमुख कार्यकारी होता है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका का कार्यपालिका जो है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बच्चों यहाँ पे कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता। हमारे इंडिया की बात करें, ओके, तो यहाँ पर जो एक राष्ट्रपति है वो कितनी बार भी चुने जा सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि वहाँ पे चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है राष्ट्रपति का, और 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति पद नहीं चुना जा सकते। उनका कार्यकाल एकदम स्थिर होता है, केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही कार्यकाल के बीच में हटाया जा सकता है। देखो बच्चों, ये महाभियोग क्या होता है, कोई भी सरकारी अफसर है उसके ऊपर जब किसी भी तरीके का देशद्रोह या घूस ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, उस समय उस पर महाभियोग लगाकर उसको वहाँ से निष्कासित किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत, महाभियोग की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। ओके, आपको याद है इतिहास के अंदर 2 ऐसे कार्यकाल है, समय है जहाँ पर महाभियोग लगाया था। एक था लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग और एक थे
आपके बता दूं, एक कौन थे, एक थे लॉर्ड हेस्टिंग और दूसरे थे लॉर्ड मेलविली। लॉर्ड मेलविली, ये दो ऐसे लॉ वायसराय थे जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों हिस्ट्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो ये भी ध्यान रखना। मैं फिर से नाम लिख देता हूँ अच्छे से हिसाब से। एक थे बच्चों लॉर्ड वैरेन हास्टिंग, HAN हेस्टिंग, और दूसरे थे लॉर्ड मेलविले। तो लॉर्ड, इन दोनों के ऊपर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग लगाया था। ओके, और महाभियोग लगाने का जो मेन पावर है वो लॉर्ड्स सभा के पास है, और आपको पता है कि लॉर्ड सभा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का उच्च सदन होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और जब चाहे उसे हटा सकता है। यानी जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति अपनी मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए अपने पसंद की किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और जब चाहे उसे हटा सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार की तरह यह विधायिका के सदस्यों में चयन करने के लिए बाध्य नहीं होता। ब्रिटिश संसद में क्या होता है कि बच्चों, जो विधायिका है उसी के जो सदस्य हैं वही चुने जाते हैं कार्यपालिका के लिए, बट ऐसा यहाँ पे कोई बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे किसी भी आम नागरिक को भी वो अपने मंत्रिमंडल के लिए मंत्री बना सकता है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों अपने भारत में, इंग्लैंड और इन चीज़ों के प्रणाली के लिए। तो ये जो BPSC एग्ज़ाम होते हैं उसमें या UPSC की बात करें तो वह उसमें ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं स्टेटमेंट टाइप में। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो अमेरिका की तरफ जो विधायिका का सिलेक्शन हो, कार्यपालिका का सिलेक्शन होता है, मंत्रिमंडल का सिलेक्शन होता है, तो आपको अमेरिका और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है। तो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में किसी भी आदमी को चुन सकता है, बट इंग्लैंड के अंदर जो कार्यपालिका होता है यानी विधायिका के जो संसद होते हैं, संसद के सदस्यों से ही वो चुने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैं लिख दिया है, महाभियोग का जन्म इंग्लैंड में हुआ 16वीं शताब्दी में लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड मेलविली। ओके, लॉर्ड वैरेन हास्टिंग याद लिखना बच्चों, लॉर्ड वैरेन हास्टिंग और लॉर्ड मेलविली। अगला देखते हैं, अमेरिकी विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, यानी अमेरिका में जो अमेरिका के सदन है, विधायिका है, उसमें अमेरिका को कांग्रेस कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर मैंने फिर से बताया कि किसी भी देश की संविधान के अंदर यानी जहाँ भी द्विसदनीय है वहाँ पर दो सदन में एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। बच्चों ध्यान रखना, पेपर में ये सभी आपको पूछ सकते हैं कि उच्च सदन और निम्न सदन किसके, कौन से देश के कौन से हैं। ओके, जैसे भारत का अगर बात करें तो भारत के जो उच्च सदन होते हैं उसका नाम है राज्यसभा और निम्न सदन का नाम है लोकसभा। इसी तरीके से अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड के उच्च सदन का नाम है लॉर्ड्स सभा और इसका नाम है कॉमन सभा। ओके, और अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस नाम है, जो अमेरिकी है उसका नाम है कांग्रेस, उसके सदन को कहा जाता है, और उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट अमेरिकी कांग्रेस और निम्न सदन को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है। ओके, तो अमेरिकी विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है और इसका संघीय प्रणाली पर आधारित है, इसलिए वहाँ का विधानमंडल भी द्विसदनीय है। दो सदन में एक सदन उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। तो उच्च सदन का नाम है सीनेट अमेरिकी कांग्रेस और निम्न सदन का नाम है रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं जो देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो भी वहाँ के प्रतिनिधि सभा है यानी जो भी वहाँ के सदन है उसमें 435 सदस्य हैं जो देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य को सीनेट में यानी प्रत्येक राज्य को उस सदन के लिए बात करें तो 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, यानी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे वो केवल और केवल अपने 2 प्रतिनिधि को भेज सकता है।
वहाँ पर चाहे जनसंख्या कुछ भी हो और क्षेत्रफल कुछ भी हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर कोई छोटा राज्य हो तो भी या कोई बड़ा राज्य हो तो भी, जहाँ पे जनसंख्या कम हो तो भी या ज़्यादा हो तो भी, वो अपने मैक्सिमम 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है उसको, प्रत्येक राज्य को। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 देश है। ठीक, कितने देश है बच्चों? 50 देश है, जिसके लिए अगर हर देश की बात करें तो 2 सीट है, तो टोटल कितने सदस्य होने चाहिए? 100। यानी सीनेट के अंदर अगर देखा जाए तो 100 सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। यानी आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वही राज्याध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति जो है उच्च सदन का सभापति भी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके लिए, ये आपके कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, जैसे पूछ सकता है कि अमेरिका के सीनेट में कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है? 1, 2, 3, 4, तो आपको पता है कि तो इसी तरीके से उच्च सदन और निम्न सदन दे सकता है कि कौन सा है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बच्चों, अमेरिकी राजनीति में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है। तो अमेरिकी राजनीति में बात करते हैं तो वहाँ पे 9 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक प्रमुख होता है और जो अपने आजीवन पद पर स्थगित होता है। यानी वो अपने आजीवन पद पर उस पद पर रह सकता है जो मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन शर्त क्या है कि कम से कम 10 वर्ष, यानी उसको कम से कम 10 वर्ष रहना होगा, या 70 वर्ष की उम्र में तो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है, यानी वो रिटायर हो सकता है। या तो वो 10 वर्ष कम से कम कर ले, या 70 वर्ष की उम्र में मैक्सिमम हो तो वो अपने आप को रिटायर करवा सकता है, यानी खुद सेवानिवृत्त हो सकता है। अन्य न्यायाधीशों को हटाने का एकमात्र तरीका है महाभियोग। यानी जितने भी और न्यायाधीश हैं उनको हटाने का एकमात्र तरीका है क्या? महाभियोग। और इनको 2 शक्तियाँ मिली है, एक है न्यायिक पुनरीक्षण और अधिनिर्णयन। ओके, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों के बीच शेयर करें। ओके, धन्यवाद।